समीर अरोड़ा से बात करते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं इस बजट को। हीलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर जी, गुड आफ्टरनून। जी कैसा लग रहा है टैक्स जो बढ़ा उसके बाद और मार्केट का जो रिएक्शन था, क्योंकि आप तो एफआई और डीआई दोनों ही हैं अब, तो आपका क्या व्यू है? तो मुझे लगता है कि एफआई व्यू के हिसाब से तो काफी नेगेटिव है और इंडियन रिटेल के लिए काफी का मतलब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा। मेरे हिसाब से लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से 5-1% का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब 5% मार्केट प्लस माइनस गिरनी चाहिए। और अगर वो नहीं गिरेगी तो 2 महीने बाद हम कहेंगे ठीक है, दैट मीन द मार्केट हैज एक्सेप्टेड इट, तो फिर बाद में कभी वो रिटर्न्स में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात नोट करें कि लास्ट टाइम जब 2018 में टैक्स जीरो था लॉन्ग टर्म और फिर वो 10% किया गया, सो ऑन द बजट डे मार्केट फेल 0.2%। निफ्टी आप देखिए उस दिन लोग बोले कि अरे देखो जी 10% टैक्स बढ़ गया, लेकिन मार्केट तो खाली 0.2% गिरी। लेकिन उसके बाद 2-3 महीने में मिड कैप इंडेक्स आई थिंक फेल 20-30% एंड लार्ज कैप इंडेक्स फेल 10%। उसके बाद फिर और गिरी जब वो हो गया, क्या कहते हैं, आईएलएफएस का हो गया, बट दैट वाज इन सितंबर। तो पहले दिन से मत जाइए, दूसरे दिन से मत जाइए। कंसेप्चुअली अभी हम कई स्टॉक्स में अगर बात करें, कोई ले लें, चलो पिक्चर फिल्म वाला स्टॉक, उसमें जी एक पिक्चर आ गई, वो पिक्चर इस क्वार्टर में बढ़ गई तो स्टॉक 10% बढ़ जाता है। वो कभी जिंदगी भर की अर्निंग्स नहीं चेंज करता। आप कहोगे समर आ गई, वोल्टास के या किसी के एसी बिक गए, कोई नहीं बोलता कि ये जिंदगी भर के लिए एसी अब ज्यादा हो गया क्योंकि हर बार समर होगी। कहने का मतलब है एक एक इवेंट, अगर आप बोले लीवर्स का 4% ग्रोथ नहीं है, 4.5% है, वो 5% स्टॉक बढ़ जाता है। तो ये जो डायरेक्ट इंपैक्ट है टैक्स का, डायरेक्ट है, वो इन्वेस्टर के ऊपर डायरेक्ट है। वो कंपनी का ईपीएस का क्या करें, कंपनी के ईपीएस से जो आपका ईपीएस बन रहा है उसमें लेटेस्ट से कि पहले आप 100 रुपए बनाते थे और उसमें 10% लॉन्ग टर्म और 15% शॉर्ट टर्म टैक्स देते थे। सो 50-50-50% ले लीजिए, तो आपका एवरेज टैक्स था 12.5%। और उसके ऊपर 2% सरचार्ज को लोग भूल जाते हैं, वो भी हो गया मोटा माटी। तो आपके 14.5% निकल गए, तो आपका ईपीएस, अपना ईपीएस था 85.5। अब आपका हो गया 12.5 एंड 20 डिवाइड बाई 2 कर लो, 16 पॉइंट समथिंग, और फिर 1.5-2%, 2% सरचार्ज, सो 18, 18.5। तो आपका अब ईपीएस हो गया 82। हर कंपनी के एक एक रुपए की अर्निंग में, वो उसको एक ऑर्डर मिल गया, उसको ये मिल गया, रेलवे को ये मिल गया, उसके लिए आप 5-5, 10-10% स्टॉक बढ़ाते हैं जिसका कोई अर्निंग से मतलब हो ना हो, वो 10 साल बाद अर्निंग बने। तो यहाँ पे अपनी अर्निंग 5-6% कम हो गई, 82 इंस्टेड ऑफ 86, और 82 लिटिल लेस से 85.5, 5% का कोई फर्क नहीं पड़ता। और नहीं ये जिंदगी भर के लिए वो एक एक ऑर्डर की बात होती है। सो कहने का नहीं, मतलब है, समीर कोई समीर जी, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट इट इज मैं ऑल्सो समझ नॉट गया। जीरो। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। मैं बस एक इसमें एक डेविल्स एडवोकेट अगर बनना चाहूँ, एक पॉइंट ये था कि 2018 का आपने एग्जांपल दिया, मुझे वो अच्छे से याद है। उस समय हमारी मार्केट एफआई डोमिनेंट थी और काफ़ी डिपेंड करती थी फ्लोज पर। करेक्ट करेक्ट क्या इस बार ये कारण हो सकता है कि क्योंकि रिटेल के पास और कोई ऑप्शन है नहीं, बेचारा करेक्ट वो करेक्ट करेक्ट आई मार्केट नो, में डालेगा वो तो शायद ये ना हो ना करे। सकता है। बट ये जी। इससे कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता कि आपको किसी को कुछ और पता, मतलब कर नहीं सकते, उनको कुछ पता नहीं है, वो तो रिसर्च नहीं करते, वो तो एनालाइज नहीं करते, वो तो पैसे डाले जा रहे हैं, वो कंसेप्चुअली बुरा लगता है। तो आई अग्री विद दैट, इसलिए मैं कहता हूँ 15-20 दिन वेट कर लो, 1 महीना वेट कर लो, बढ़ नहीं जाएगी मार्केट बहुत ज्यादा। हम तो म्यूचुअल फंड के मतलब प्रोमोटर हैं, तो हम तो रोज बोले हाँ जी आज पैसे डालिए हमारे म्यूचुअल फंड में का। तो 15 दिन वेट कर लो, कुछ नहीं होगा। देखिए तो सही कि वेदर दैट फ्लो अलोन सारी लॉजिक को ओवरकम कर देगा। बेस्ट तरीका ये होता है कि फ्लोज जो आ रहे हैं वो वैल्यूएशन वैल्यू वो देख के आ रहे हैं। ये मतलब सोचने में बुरा लगता है कि ये सब छोड़ो क्योंकि पैसे हैं फंड में बस, जो हमारे पास भी है बाय द वे इन आवर म्यूचुअल फंड। तो इसलिए मैं उसको अभी नहीं फोकस कर रहा। उसको है कि अगर कुछ नहीं हो रहा, हाँ जी चलो ये रीजन है, बट दैट इज नॉट द प्योर रीजन। मतलब मजा नहीं आता उस रीजन को जस्टिफाई करने का। तो समीर, पोस्ट बजट डायरेक्शनली आपको लग रहा है मार्केट में कुछ बदला है या नहीं आपके लिए, जब आप भारतीय बाजार पर
कोई कॉल लेते हैं तेजी या फिर मंदी का इस समय? तो पहली बात ये है जी कि वर्ल्ड में मार्केट्स हमेशा ऊपर होती हैं। आप 10-10 साल का अगर पीरियड लेंगे, एक भी मार्केट नहीं होगी। चाइना भी ठीक ही होगी अगर आप पीरियड थोड़ा-सा सिलेक्ट कर लें। आप 2000 टू 2020 लेंगे तो चाइना डिड बेटर देन इंडिया। इसलिए डायरेक्शनली कुछ नहीं चेंज होता। इन मार्केट विल ऑलवेज बी बेटर। लेकिन आपके बीच में कोई 10% ग्रो कर रहा है, कोई 12 कर रहा है। कोई भी मार्केट ऐसी नहीं है कि एक 8 कर रहा है और एक 25 कर रहा है ओवर लॉन्ग पीरियड। तो ये सारा गेम इतना ही है कि 5-6% आपके अगर वेस्ट हो गए या निकल गए तो आपके 6 महीने जिंदगी के निकल गए। अब उसके बाद शुरू करोगे लेकिन वो कैचअप नहीं होता। तो अगर बिग पिक्चर डायरेक्शन लें कि जी 10 साल में क्या होगा, वो बहुत बढ़िया है। आपको जी 5 साल में क्या है, बहुत बढ़िया है। आपको जी 2 साल में हम कहेंगे ठीक ठीक है। आपको जी 1 महीने में हम कहेंगे बड़े नर्वस हैं। तो ये है स्टोरी। इसलिए इन दोनों को मिक्स करने से तो हर आदमी आके बोलेगा बहुत बढ़िया जी इंडिया कैचअप स्टोरी, व्हिच आई एग्री। एंड मैं उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा क्योंकि एफआई भी है और म्यूचुअल फंड भी है। लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि ये डिस्कशन है कि अभी क्या होगा। ये डिस्कशन उन फंड मैनेजर्स की तरह नहीं है कि 5 साल के लिए बहुत बढ़िया स्टोरी है। वो उसको हाँ, कितना कोई खराब कर देगा बीच में आके, कोई नहीं खराब कर सकता ना हुई। तो वो तो अंडरस्टूड है जी। ओके समीर जी, एक और चीज़, एक या और स्पेस जो कि एक सेक्टर इटसेल्फ है, एक एसेट क्लास है, और वो हमको एक इक्विटी का एक्सपोजर लेने का भी जरिया देता है, रियल स्टेट। और जो इंडेक्सिंग हटाई गई है यहाँ से, इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप? इंडेक्सेशन हटने से अब जो ये इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेशली जो इन्वेस्टमेंट डिमांड थी उस पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। करेक्ट। क्या कैसे एक्चुअली रीड करना है आप इसको? रियल एस्टेट में मुझे नहीं लगता नेगेटिव है वैसे, इन द सेंस कि जो रियल एस्टेट के जो पुराने एसेट्स है आपके पास, वो दादे परदादे के, उसका उसका न्यू डिमांड से क्या मतलब, उनको थोड़ा ज्यादा टैक्स देना पड़े या कम देना पड़े। बट एक बात है कि हमने कब लास्ट 20 सालों में बोला कि रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्टर्स आए तो अच्छी बात होती है। हम हमेशा बोलते आए हैं कि रियल एस्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी, इकोनॉमी की तरफ से भी, कि एंड यूजर्स के लिए होती है रियल एस्टेट। सिंगापुर में क्योंकि रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ गई थी, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, व्हिच इज कॉल्ड एडिशनल स्टैंप ड्यूटी, फॉरेनर पे लगा दिया 60% का, जो जीरो था, कि भाई रियल एस्टेट ना ज्यादा बढ़ जाए ताकि एंड यूजर के लिए अफोर्डेबल हो। इसलिए अगर कोई बोले कि रियल एस्टेट में डिमांड आएगी क्योंकि इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, ये तो हमारे 15-20 साल से हमारी गवर्नमेंट से सारी, इंक्लूडिंग बीजेपी गवर्नमेंट, वर सेइंग टू थिंग्स कि आप रियल एस्टेट में और गोल्ड वगैरह में ज्यादा ना इन्वेस्ट करें, या फाइनेंशियलाइजेशन हो रही है इकोनॉमी की। हमने तो स्लाइड बनाए हुए हैं अपने इंडिया की प्रेजेंटेशन में कि कैसे फाइनेंशियलाइजेशन हो रही है, लोन्स टू एमएसएमई, टू माइक्रो फाइनेंस, टू क्रेडिट कार्ड, टू म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंजेस। और उसी के अगेंस्ट जाके इकोनॉमिक सर्वे में बोला कि ये बहुत ज्यादा हो गई है फाइनेंशियलाइजेशन। एंड फिर हाँ सेकेंडली साइमल्टेनियसली हाँ गोल्ड की प्राइसेस कम कर दी। बट हाँ रियल एस्टेट में आई थिंक सेपरेटली कोई नुकसान नहीं, आई मीन इन सेंस इट्स नॉट हाँ बैड, बट आई डोंट हाँ थिंक कि क्वालिटी ऑफ कि भाई हाँ इन्वेस्टर आएंगे इज अ गुड थिंग इन लाइफ। नहीं सर, बहुत बहुत शानदार बात कही आपने। ये मेरा अगला सवाल यही था कि मैसेजिंग कंफ्यूजिंग हो रही है ना। फिर एक तरफ तो आप डिजिटाइजेशन की बात करें तो आप लिख दिया कि 2008 का एग्जांपल दे दिया कि ओवर करेक्ट फाइनेंशियलाइजेशन नहीं होना करेक्ट चाहिए। करेक्ट, वो और फिर आपने वो ट्वीट किया था लोगों को बोला तो मैंने कि देखा हाँ, था। अभी दैट इज लोगों को बोला था कि सॉवरेन गोल्ड लो, लेकिन वो गोल्ड के प्राइस गिर गए। तो करेक्ट। कहीं ना कहीं थोड़ा तो कंफ्यूजन है। पहले तो आप क्या उससे फाइनेंशियलाइजेशन को कोई नहीं डिस्प्यूट कर सकता कि हम अपने आप, इंडिया भी कर रहा था, एंड दैट इट इज अ गुड थिंग। तो वो थोड़ा हो गया, बट इट्स ओके, मतलब इसे छोटी मोटी चीजें चलती रहती है उसमें। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप अगर आप लॉन्ग टर्म बात करो तो क्या गलत है, कुछ नहीं गलत। आप कहो कि ये 5% टैक्स को ऐसे आपने ऐड कर दिया और किसी को फर्क ना पड़े। मुझे खाली इस लाइन से ऑब्जेक्शन है कि कोई आके बोले इट डज नॉट मैटर। इफ इट डज नॉट मैटर, आप अगर ब्रोकिंग के हेड हो तो आप क्या 50-50 पेज की हमें रोज रिपोर्ट भेजते हो कि किसी टेक कंपनी ने 2% गाइडेंस को 2.5 कर दिया तो इसलिए 6% मैंने प्राइस टारगेट बढ़ा दिया। ऐसी होती है ना लाइफ, और ये तो डायरेक्ट है। बिल्कुल वो नहीं, बात वो बिल्कुल सही है। अच्छा, क्योंकि इतना माइंड स्पेस और इतना रियल एस्टेट कंज्यूम किया इस पार्ट ने बजट के, बाकी का पार्ट शायद डिस्कस उतना हो नहीं पाया। करेक्ट। समीर जी, और तो बड़ा अच्छा ओवरऑल था। वैसे बजट कैसा था? बहुत अच्छा था। एक्चुअली सबसे अच्छा था कि 4.9% फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखना, जो कि आराम से आप 5.1 रख सकते थे। आपको साथ में आरबीआई का वो भी मिला था, डिविडेंड। मींस कि मुझे लगता है कि लास्ट नेक्स्ट 3-4 महीने में, मे बी जब पता नहीं बजट जब एक्सेप्ट पार्लियामेंट में हो जाए जो भी, उसके बाद मुझे लगता है कि रेटिंग अपग्रेड हो सकता है।
क्योंकि ये किसी ना किसी पर्पस से इतना टाइट रखा गया है फिजिकल डेफिसिट। 4.9% इज बियॉन्ड एनीबॉडीज इमेजिनेशन एंड इज अ ब्रिलियंट थिंग। और आपने पॉपुलर ज्यादा किया, इवन आपने बिहार वगैरह को कोई ऐसे नहीं दिए, आपने कहा ये सपोर्ट करेंगे वो सपोर्ट करेंगे, आप मल्टीलैटरल से ले आओ ये करो। सो एक्चुअली इट वाज अ वेरी गुड बजट। बट वो होता क्या है कि हर बजट में एक आध चीज होती है जिससे वो ड्राइव होता है। तो मुझे वो टैक्स का ज्यादा लगा, बिकॉज आपने शॉर्ट टर्म भी बढ़ा दिया, लॉन्ग टर्म भी बढ़ा दिया, एसटीटी भी बढ़ा दिया, वो सब चीजें बढ़ा दी। एंड उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट समझ आता है। बाकी चीजें क्वालिटेटिव होती हैं, लॉन्ग टर्म होती है, बट वैसे बजट अच्छा था। फिर क्या इस बजट में मैसेजिंग है कि क्या सोच रहे हो, कहाँ पर पैसा बचाएं? टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, कंजम्पशन पर फोकस कीजिए, जो कमाया उसको उड़ाइए, अच्छा पैसा खर्च कीजिए, उससे इकोनॉमी भी बढ़ेगी, ग्रोथ भी आएगी। क्या कंजम्पशन फ्यूल कर रहा है ये बजट? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कंजम्पशन इससे फ्यूल होगी, बिकॉज अगर आप इंडिविजुअली देखें तो 17-15 हजार रुपए मिले हैं, वो भी सैलरी सॉरी टैक्स पेयर को। बट मोर देन दैट हम तो देखते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में क्या करें। सो स्टॉक मार्केट में मेनी ऑफ दीज कंज्यूमर कंपनीज, वो 6% ग्रोथ उनकी 7% हो जाएगी, मेरे को एक्साइटमेंट नहीं होती है। मैं क्या करूं ऐसी चीजों का? कम से कम 20% ग्रोथ वाले स्टॉक्स तो दिखाइए, जो कुछ कुछ हैं और वो पहले भी ग्रो कर रहे थे, जैसे हमारे ये जो मोटो टाइज, वरुण बेवरेज टाइप, वो देखते हैं सब चलेंगे। बट मुझे 5% का 6% हो गया, मुझे उसमें कोई एक्शन, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में। तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल सेक्टर स्टिल द बेस्ट, जो आज बड़ा गंदा कर रहा है, बिकॉज उसकी ग्रोथ अभी भी 15% होती है। अभी भी एचडीएफसी बैंक 13-15% ग्रो करेगा मेरे हिसाब से। और ना तो कोई आईटी की कंपनी 15% ग्रो करती है, एंड नन ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशनल कंज्यूमर कंपनीज ग्रो एट 15%। अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी मुझे नहीं लगता 15% ग्रो करेंगे। आफ्टर सम टाइम उनकी गर्मी में बिक गई चीजें, अब वो फिर अगली गर्मी में भगवान का नाम लेंगे कि और गर्मी हो जाए, ये सब नहीं होता। या होगा तो अगले साल पता लगेगा। सबसे मेरे को रिलेटिवली वो अच्छा लगता है। एंड सेकेंडली, कंज्यूमर में एज आई टोल्ड यू, वी हैव दीज हाई ग्रोथ कंज्यूमर, वी डोंट वांट दिस 5% वाली कंपनियां, बिकॉज मल्टीपल सबके 30-40-50 होते हैं। ये नहीं है कि कोई 20 मल्टीपल पे कंपनी मिल रही है कंज्यूमर में किसी को। अच्छा समीर सर, अभी तक के इस अर्निंग सीजन को आपने कैसे रीड किया, स्पेशली जिस पर आपका व्यू डिसाइसिवली अब तक नेगेटिव रहा है? आई मीन, या फिर आपने कहा तटस्थ व्यू रखा है कि अभी आईटी को हम हाथ में लगाएंगे, है ना? आईटी, उसके नंबर्स कैसे लगे आपको, स्पेशली उसके नंबर्स में भी कुछ खास बात नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि एलिमिनेशन से आईटी सेक्टर इज बेटर। क्योंकि हम क्या है, आपके 7-8 सेक्टर है, अब आप एक एक करके उनके प्लस माइनस देखते जाओ। तो लेटर से फाइनेंशियल मैंने आपको बता दिया। लेट से आपसे कि आप कहते हो डिफेंस, रेलवे, आपको क्या लगता है कितनी स्टोरियां चलाएंगे, कितने सालों तक ये स्टोरी चलेगी, क्या ऑर्डर मिलेंगे, क्या होगा? हम सोचते थे कल कोई बोलेगा कि जी ये ट्रेन 500 ट्रेन हो जाएंगी, वो वंदे भारत हो जाएगी, हो जाएगी। अब कौन बोलेगा और कौन सुनेगा टिल द नेक्स्ट बजट? अब आप किस फ्यूचर होप में, किसी में था कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, फिर प्राइवेट पब्लिक हो जाएगा, कोई कंटेनर कॉर्प में हो जाएगा, कोई पीपीसीएल हो जाएगा, कहाँ और किया वो सब। अब इसलिए मुझे नहीं लगता कि न्यू मनी को ज्यादा इंटरेस्ट होगा। सो अब आपके पास है फाइनेंशियल विच इज ओके, कंज्यूमर विच सम पार्ट्स आर ओके, एंड देन यू आर लेफ्ट विद आईटी, जिसके रिजल्ट मुझे नहीं लगता कि बड़े अच्छे थे। बट समबडी कैन से कि चलो बॉटम हो गया उनको, अब अगले साल दैट इज 26 में कुछ ग्रोथ नजर आएगी। एंड सो ऑन द मार्जिन, और तो हमने नहीं लिया, हमने एक ही स्टॉक लिया है उसके बाद। मतलब मेरे पास 2 हैं, पहले एक होता था, 2 हो गए हैं। बट फिर भी मैं बिना ओन करे कहता हूँ शायद वो बेटर है इन सबसे, मतलब आफ्टर फाइनेंशियल। मैं समझता हूँ आपका बहुत बड़ा पोजीशन है फाइनेंशियल्स में, लेकिन क्या थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि इस समय मतलब आप कहीं एक जिद में तो नहीं बैठे कि नहीं मेरे को फाइनेंशियल्स में ही रहना है? क्योंकि फाइनेंशियल्स के देखिए नंबर्स नहीं आ रहे हैं, वो डिपॉजिट भी उनको नहीं मिल रहे हैं, निम्स पे भी प्रेशर है, तो प्रेशर तो है काफ़ी हद तक। आप बैंक की बात कर रहे हैं, नहीं मैं जनरल बात कर रहा था पहले। बट मुझे एक और भी है बाय द वे, हमने मुझे नहीं लगता कि आज ये जो जैसे स्टॉक्स दिखा रहे हैं कि जी आपका एसटीटी, मतलब ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की स्टोरी खत्म हो गई है कि जी आपका एसटीटी बढ़ा दिया तो 5-8% ये स्टॉक एक्सचेंज वाले स्टॉक्स बढ़ा दो या कमोडिटी एक्सचेंज वाले। ऐसे आपको लगता है कि सेबी चेयरमैन ने कहा कि देयर इज अ प्रॉब्लम, लेकिन वो एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से बात कर रही थी कि भाई अब आप कर लेना जो करना है। जब आपने एज चेयरमैन ऑफ सेबी बोला कि दिस इज अ सीरियस इशू, तो क्या मतलब आप बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर को बोल रहे थे कि मैंने स्पीच दे दी है, अब आप अपने बजट पे सब कर लेना, मैंने आउटलाइन कर दिया हुआ है? नहीं,
आपको करना है वो। ये सब चीजें 1 मिनट में खत्म हो जाएंगी तो इतना गेम क्या बना। सो अभी बड़ी चर्निंग होनी है। इवन आई एग्री विद ऑल दीज बैंक शैंक्स, ये सब अब रिव्यू करना पड़ेगा 10-15 दिन बाद। अभी रिजल्ट आया फ्राइडे को, सैटरडे को, उसके बाद एकदम बजट का काम था, शांति से। मैं तो छुट्टी पर हूँ, ना भागे जा रहा है ऊपर ना भागे जा रहा है नीचे, कि मैं अगले दिन सुबह उठ के सब चीजें डिसाइड करूँ सीरियस वाली। बट आई थिंक सब कुछ नया हो गया है, थोड़ा बहुत रोटेशन होगी सब जगह, from commodity, it's not commodity, sorry, capex infra type to this, from little bit of consumer to this, कोई IT, कोई financial काम, ज्यादा सब होगा अभी 1 महीने में बताएंगे आपको सब बातें। बट अभी तो ये है जो आपको बता दिया, और अभी कोई हमने सोचा भी नहीं है कि मैं कोई कर चुका हूँ आइडिया और आपको बता नहीं रहा, बट अभी इट्स ओके, दीज आर ऑल। समीर, क्योंकि आपने आईटी मेंशन किया तो मुझे याद है कुछ महीने पहले आप एब्सोल्युटली नेगेटिव थे, जीरो थे, वहां पर कुछ एक्सपोजर नहीं था, तो बढ़ने लगा है? नहीं, एक था केपीआईटी, वो था। जब मैं जीरो बोलता था, आई यूज्ड टू ऑलवेज से कि नहीं सॉरी एक्चुअली एक है, बट वी यूज्ड टू थिंक इट इज लाइक अ जीरो। 2.5 साल से एक ही स्टॉक था, तो अब हमने एक और लिया है। दैट्स व्हाई सेइंग, मेरे को लगता है मार्जिनली, मेरे पास अभी नहीं है, हमने कोई मीटिंग नहीं करी है, कोई कॉल नहीं करी है इंटरनली, बट मुझे लगता है ऑन द मार्जिन बाय लुकिंग कि आप क्या लोगे, IT looks a little better than many of the others, but maybe in the end we say नहीं लेना। वो देखते हैं ना 10-15 दिन, मेरा मतलब किसी में हबड़ा दबड़ी नहीं है, बिकॉज ना वो ऊपर जा रहे हैं ना वो नीचे जा रहे हैं। मेरे हिसाब से मार्केट ऐसी चलती रहेगी, और 4-5% मुझे लगता है शायद करेक्ट होने में ज्यादा फेयर होगा अगर वैसे। अच्छा, कल टाइटन में इस तरह की तेजी बन रही थी जैसे आज लेने का मौका ही नहीं मिलता, कंसिडरिंग ऑफ कोर्स ड्यूटी कट देखने को मिला था। टाइटन कंसिडरिंग एक अंडर परफॉर्मर रहा है, इसके पीयर्स का ज्यादा बेहतर प्रदर्शन था पिछले क्वार्टर में, और वो Q1 अपडेट्स में भी दिखाई दिया। इससे कुछ उम्मीद है क्या आगे बेहतर करने की? पता नहीं जी, मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में कईयों में नहीं बोलता, कईयों में बोल देता हूँ, बट बिग पिक्चर में अगर आप गोल्ड स्टॉक्स की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि 9% या जो भी कट होने से बहुत लाइफ चेंज हो गई। बिकॉज पहले क्या होगा, आप लिख के ले लो कि पहले एक क्वार्टर में कहेंगे हमारी ग्रोथ बढ़ी है, लेकिन हमारा वन ऑफ लॉस है, क्योंकि हमारा कुछ इन्वेंट्री था, कुछ यहाँ पे पड़ा था, कुछ वहां पड़ा था, वन ऑफ लॉस आप लिख के ले लो होने वाला है। उसके बाद 2 क्वार्टर के बाद कहेंगे वन ऑफ लॉस नहीं है, बट वो वन ऑफ गेन भी खत्म हो गया। सो एंड में कोई फर्क नहीं पड़ना, बट मार्केट विल से वो वन ऑफ लॉस है, ये परमानेंट है। सेकंड थिंग इज 9% फॉल इन गोल्ड को एनालाइज करना बड़ा आसान है। 9% लोअर प्राइसेस गोल्ड की थी 6 महीने पहले, फिर क्या हो गया, फिर भी हम शादी के दिन गिनते रह गए, इतनी शादियां नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बाकी चीजों में हम एक एक क्वार्टर की बातें करते हैं, इस क्वार्टर में शादी ज्यादा हो गई, अगले क्वार्टर में नंबर ऑफ डेज कम है। कंज्यूमर वाले कहते हैं ये 90 डेज थे, 91 डेज नहीं थे। वो IT वाले कहते हैं इस क्वार्टर में 2 छुट्टियां थी। इतनी ओवर एनालिसिस करते हैं और सिंपल एनालिसिस नहीं करते कि आपका 5% टैक्स बढ़ गया है। सो आई एम सेइंग, मुझे तो लगता है अभी कुछ नहीं करने की जरूरत। मैं तो अपने आप बोल रहा हूँ, मैं तो लॉन्ग ओनली म्यूचुअल फंड वालों की तरफ से बोल रहे थे, मुझे बाद में गालियां दे के आप हमारा क्यों बोल रहे हो। आराम कीजिए, 2 हफ्ते देखे तो सही क्या होता है। 2 हफ्ते आराम कीजिए। तो आप कहाँ आराम कर रहे हैं समीर? मेरे को सुना आप फ्रांस में? मैं फ्रांस में थी, हाँ। मैं जरा ओलंपिक देखने की कोशिश कर रहा हूँ अगले हफ्ते। अभी तो मैं नीस में हूँ। हाँ, ओलंपिक, अरे वाह। तो अब मेरे ख्याल से अगले हफ्ते शुरू है ना? हाँ जी, फ्राइडे से है, बट मेरे पास ओपनिंग सेरेमनी की टिकट्स नहीं है, उसके बाद से है। अच्छा, चलिए ओलंपिक्स एंजॉय करिएगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।